नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि एसएससी जीडी के लिए एक सेपरेट सीरीज लाया जाए और आज आप एसएससी जीडी के ऊपर पहला वीडियो देख रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 30 वीडियो आने वाली है और आपका समय खपत होगा साहब 30 दिन, यानी विदाउट फेल डेली एक वीडियो आपके इस सीरीज की देखने को मिलेंगे। तो जिन भी भाई बंधु को एसएससी जीडी में सीआईएसएफ बनना है जरूर देखिएगा साहब शुरू से अंत तक, बिना किसी बात को स्किप किए हुए, तभी आपको पूर्णतः फायदा होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। ये सूचना जो है हमने आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से भी दे दिया था कि इस प्रकार की सीरीज हम जल्द ही लाएंगे और आज आप पहला वीडियो देख रहे हैं। अपना एकमात्र लक्ष्य है साहब भीड़ भाड़ से दूर, सिर्फ सफलता दिलाना, है ना। कितने सफलता दिलाने का हमने प्रण किया है? 1000। कितने हुए? 149। मैं कोई भी बात जो है इधर उधर से नहीं करता। ये एक एक सफलता का आपका जो साक्ष्य है टेलीग्राम के माध्यम से समय समय पे जैसे जैसे प्राप्त होती है देते रहते हैं हम, ठीक है भैया। तो इस आंकड़े को जल्दी अचीव करना है तो आप लोग जो है जल्दी खुद का सिलेक्शन लेके हमें सहयोग कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेके। अगर आपको अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे ये बताना मैं भूल गया कि ये वाला कंटेंट किसे बाय करना चाहिए। अच्छा, इस कंटेंट का वैल्यू हमने 49 रुपया रखा है प्राइस। 30 क्लास की जो कंटेंट मिलेगी 49 रुपये में मिलेंगे, है ना। और इसे कौन बाय करे कौन नहीं बाय करे, तो जिन्होंने S30 सीरीज खरीदा होगा पहले जो एसएससी के लिए चलाया गया था, अगर S30 सीरीज आपके पास है तो इसे बाय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर से सुन लीजिए, अगर S30 आपके पास सीरीज है हमारा जो 30 वीडियो की एक सीरीज चलाई गई थी, तो इसे बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है कंटेंट का, सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा, रिफ्रेश रहिएगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन जिन्होंने S30 नहीं लिया है वो बाय कर सकते हैं। कॉस्ट रखा गया है 49 रुपया और मोबाइल नंबर नीचे आपको दिख रहा होगा, इससे बाय कर सकते हैं आप बात करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहां से कंटेंट को बाय करेंगे। इसके अलावा एसएससी के लिए पैरासीटामोल 500 जो अभी एग्जाम में बने रहेंगे कम से कम 1.5 साल तक, और ये जो है आपका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए रामबाण है। इसके अलावा S30 जिसकी अभी मैंने जिक्र किया, ये अभी आज सीरीज चालू हो रहा है, इसके बारे में भी GD 2025 इसका नाम रख देंगे। इनके अलावा S36 CGL मेंस को देखते हुए चलाया जा रहा है जिसमें 15 क्लास हुआ है। रेलवे के लिए परीक्षा दर्पण ई बुक है, रेलवे 30 सीरीज की वीडियोस को मिलाकर बनाया गया है। इनके अलावा बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की भी कंटेंट अवेलेबल है, जो चाहिए आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीके जीएस का वन स्टॉप सोल्यूशन है, इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ वही बात जो एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में विजय स्तंभ और मंदिर निर्माण कार्य संपन्न करवाए और किए? देखिए, इस क्वेश्चन में भी एक आंसर छुपा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने परांतक प्रथम जो चोल शासक हुआ करते थे संगमकालीन, उनको हराया था? तो आप कहते हैं कृष्ण तृतीय, है ना। कृष्ण तृतीय ने हराया था परांतक प्रथम को। परांतक प्रथम चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश के स्थापक भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है साहब, विजयालय होता है ना, विजयालय, ठीक है। तो इन्होंने रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कौन भैया? कृष्ण तृतीय ने, ठीक है भैया। अब आते हैं राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर और राजधानी। यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर है दांती दुर्गा और इसकी राजधानी हुआ करती थी मान्यखेट, है ना। इन्हें ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है इन्हीं वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, है ना। एक साउथ में भी कैलाश मंदिर है, ये महाराष्ट्र वाला हम बात कर रहे हैं जो गुफा के अंदर है। इनके अलावा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था सर। चित्तौड़गढ़, है ना, इनमें जो विजय स्तंभ है इनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अब इस प्रकार के जो निर्माण है ना, यहाँ से 3-4 जो है पूछे जाते हैं। एक तो आपसे बुलंद दरवाजा भी पूछा जाता है, बुलंद दरवाजा। एगो रूमी दरवाजा भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम बुलंद दरवाजा की बात करेंगे। एगो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा भी पूछा जाता है, बुलंद दरवाजा भी पूछा जाता है। इसकी वेन्यू की बात करेंगे, अलाई दरवाजा आपके दिल्ली के अंदर है, बुलंद दरवाजा आपके फतेहपुर सीकरी के अंदर है ना, फतेहपुर सीकरी के अंदर है। फतेहपुर सीकरी के बारे में मैंने एक चीज आपसे बताया था, एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है कि मुगलों द्वारा पहला नियोजित शहर कौन सा था। नियोजित शहर कौन सा पूछेगा, नियोजित शहर कौन सा पूछेगा तो आपको फतेहपुर सीकरी आंसर करना है, जिनके फाउंडर अकबर को माना जाता है। और ये जो अकबर बुलंद दरवाजा बनाए थे ये गुजरात पर जब विजय प्राप्त किए थे, इसके
उपलक्ष्य में बनवाए थे। ठीक है, अकबर ने यहाँ पे इबादत खाना इत्यादि भी बनवाए हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ये अकबर से संबंधित बात कुछ हमने कर लिया है। अलाई दरवाजा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में देखने को मिलेगा, और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अस्थायी सेना भी रखने के लिए जाने जाते हैं, सेना को नगद वेतन देने के लिए भी जाना जाता है, 1000 खंभा महल बनवाने के लिए जाना जाता है, सीरी का किला बनवाने के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर एसानी कहा करता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इस बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और अपने काल का भव्य मंदिर है, आज भी भव्य है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था, है ना। इनके अलावा नागलपुरम शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय से अपने आप में बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बनता है। सबसे पहले ये नागलपुरम कस्बा था जो अपने, है ना, संबंधित के नाम पे जो है बनवाए थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है सबसे पहले। इनके अलावा उनके मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। यहीं पे अगर हम विरोधाभास उत्पन्न करें तो शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज अष्ट प्रधान कहा जाता था, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन पेयर है, इसीलिए यहाँ पे विरोध जता रहा है आंसर शब्दों प्रश्नों का। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान और कृष्णदेव राय के मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इन्होंने जामवती कल्याणम की भाषा क्या रहेगी, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में एसएससी ने पूछा है। मैंने बताया था जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा की ग्रंथ थी, वहीं आमुक्त मल्याद जो है तेलुगु भाषा की ग्रंथ थी। तो ये दोनों का भाषा भी याद रखना जरूरी है, जिनके राइटर कौन है, कृष्णदेव राय साहब हैं। कृष्णदेव राय साहब विजयनगर साम्राज्य के अधीन तुलुब वंश के जो है प्रमुख शासक हुए थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश शासन किया था, आगे आ जाएगा, है ना। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाया था। कौन करवाए थे भैया, हुमायूं ने करवाया था। मुर्शिदाबाद तथा फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करवाया था। हुमायूं के मकबरा का निर्माण हाजी बेगम या बेगा बेगम ने करवाया था। लेकिन 3 दिन पहले ही इस बात को मैंने सीजीएल मेंस वाली क्लास में बताया है कि किसके शासन काल में बनवाए गए पूछेगा तो, किसके शासनकाल में बनवाए गए पूछेगा तो फिर हो जाएगा अकबर हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं के बाद मुगल पोस्ट पे कौन बैठा भैया, अकबर बैठा, 3rd रूलर थे, है ना। तो अकबर के शासनकाल में उनकी विधवा पत्नी के द्वारा बनवाया गया। एतमातुल्ला का मकबरा का निर्माण कौन करवाया, नूरजहां ने अपने पिता ग्यास बेग के लिए करवाया गया था। एतमादुल्ला का मकबरा, थोड़ा सा फिसल रहा हूं इसको बोलने में, एतमादुल्ला का मकबरा, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पत्थर के मस्जिद का निर्माण परवेज ने करवाया था, ये मुगल शहजादा हैं। और ये पत्थर के मस्जिद कहाँ पे है, पटना के अंदर स्थित है। गुजरात में मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मोढेरा से याद रख लीजिएगा, ये मोढेरा सौर ऊर्जा से संचालित इंडिया का पहला ग्राम है ना, सौर ऊर्जा से संचालित इंडिया का पहला ग्राम है। सौर ऊर्जा से संचालित अभी एयरपोर्ट मैंने हाल में ही बताया है, इंडिया का कौन सा था पहला, कोचीन एयरपोर्ट था ना, कोचीन एयरपोर्ट था सौर ऊर्जा से संचालित। सौर ऊर्जा का जो एलायंस है उसे अपन क्या बोलते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा से संबंधित बैठक होती है उसे क्या बोलते हैं, आप लोग उसका जो है शॉर्ट नेम ही बता दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसे, है ना। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है, हिंट दे दिया। इनके अलावा जो है सौर ऊर्जा वाली बात आएंगे तो सांची जो है ये सौर ऊर्जा से संचालित शहर है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सौर ऊर्जा की प्राप्ति हमें कैसे होती है, सूर्य के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, संलयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है सर, संलयन अभिक्रिया होता है, इससे हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य में कौन सा विटामिन होती है, विटामिन डी होती है सवेरे वाली धूप के अंदर। इनके अलावा ये बता दिए। इनके अलावा राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिर समूह का निर्माण चालुक्य वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर समूह में 5 मंदिर है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है भाई। इस मंदिर समूह में 5 गो मंदिर है, ठीक है। इनके अलावा खजुराहो के मंदिर समूह का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा भैया, खजुराहो वाला। यह मंदिर परिसर में सबसे बड़ी मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। खजुराहो मंदिर एक मंदिर नहीं है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, उसमें भी सबसे बिगेस्ट टेम्पल की बात करेंगे तो कंदरिया महादेव मंदिर। महादेव से स्पष्ट है कि त्रिपुरारी शंकर भगवान की जो है मंदिर होंगे। इनके अलावा
जो खजुराहो की मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली की जो है पार्ट है नागर शैली, जो उत्तर भारत के अधिकांश भाग में आप देखने को मिलता है आपको, और दक्षिण भारत के अधिकांश भाग में आपको द्रविड़ शैली में मंदिर देखने को मिलता है। द्रविड़ शैली की जो विशेषता है ये गोपुरम होती है। गोपुरम क्या होती है? एक लंबी गलियारा होती है। और नागर शैली की विशेषता क्या होती है? इसकी बेस जो है चतुष्फलकीय बनाया जाता है, चौकोर टाइप का इसका बेस होता है। जैसे राम मंदिर थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, दिख जाएगा। इसका जो फाउंडेशन है ना चतुष्फलकीय होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाता है इसके ये जो है पतला होते जाता है। इस प्रकार की शैली में बनाए गए मंदिर। अभी 3-4 दिन पहले एक बात बताया हूँ, मथुरा कला और आपका जो है गंधार कला, है ना। गंधार कला और मथुरा कला से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं इंडिया में प्रचलित थे। जहाँ पे गंधार कला सिर्फ बौद्ध को दर्शाता है, वहीं पे मथुरा कला हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों धर्म को रिलेट करता है। वहीं पे मथुरा कला ये देसी उपज है, यानी ये आत्मनिर्भर है, ये किसी का मिक्सअप नहीं है। गंधार कला ग्रीक इत्यादि देश से जो है क्या बोलते हैं मिली जुली देखने को मिलती है। इसके अलावा मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता है। गंधार कला में जो है आपका धूसर रंग का बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता है, ग्रे बलुआ पत्थर कह सकते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण, बोर तो नहीं हो रहे हो? जो बोर हो रहे हो जा सकते हो, हाथ जोड़ के निवेदन है ना। मैं सब मैंने बताया है कि मैं भाई बहुत चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको बस संयम से सीखना है, ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये जो महाबलीपुरम में मंदिर है उनका जो रथ मंदिर है, रथ मंदिर में कितने रथ हैं? तो 8 रथ हैं, जिसमें 5 रथ जो है आपके पांडव और द्रौपदी के नाम पे है। मैंने बताया था कि दोनों छोटू भाई जो थे पांडवों में आपका नकुल और सहदेव, उनके लिए एक कंबाइंड रथ बनाए गए हैं। बाद बाकी द्रौपदी के लिए अलग है, युधिष्ठिर साहब के लिए अलग है, अर्जुन के लिए अलग है, और कौन थे भैया? एक भीम जी के लिए अलग हैं। तो ये जो है 4 है ना, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ और नकुल सहदेव के लिए कंबाइंड रथ। देखिए जो पड्डक्कल में जो मंदिर समूह है, मैं मंदिर समूह की बात कर रहा हूँ, खजुराहो में किया, फिर रथ मंदिर की समूह बात करें। अब हम पट्टादक्कल के जो मंदिर समूह है उसकी बात कर रहे हैं। वहां पे 10 गो मंदिर है, जिसमें 9 मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था, जबकि ये जो 10वां मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। और ये क्वेश्चन आपके भी आए हैं कई बार, यहाँ से एग्जामिनर निकाल के पूछ देते हैं कि पट्टादक्कल में स्थित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन में चालुक्य भी होता है, लेकिन चालुक्य वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे आपका राष्ट्रकूट काम करेगा। अभी मैंने कहा था कि एलोरा में जो आपका कैलाश का मंदिर है वो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। ये रेलवे की परीक्षा दर्पण ई बुक है जो न्यू लॉन्च हुआ था पिछले महीना, मतलब इसी महीना। इनके अलावा ये पैरासीटामोल 500 की कुछ फीचर हैं, आप लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं। लाइकेन, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया यह शैवाल के सहजीविता का परिणाम है। इसके किस भाग में क्लोरोफिल पाई जाती है? क्लोरोफिल पिगमेंट ये लाइकेन के किस भाग में रहेंगे? फोटोबायंट भाग में रहेंगे। लाइकेन कोई एकल जीव नहीं है, ये कवक और शैवाल के सहजीविता से बनता है ना। इसके अलावा इसमें नीलहरित शैवाल कवक के साथ भागीदार बनते हैं। नीलहरित शैवाल को जो है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को ओवरऑल फाइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि आपके जो कवक होते हैं उनके अध्ययन को ओवरऑल मैकोलॉजी कहा जाता है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहते हैं, एसएससी बहुत बार रिपीट करता है इस बात को। लाल शैवाल को, भूरा शैवाल को फियोफाइसी कुल के हैं तो इसे फियोफाइटा कहते हैं। और अभी आपने हरा शैवाल को देखे क्लोरोफाइटा कहते हैं, इसे क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइटा, ठीक है। तो क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, लाल है ना, फिर हरा क्लोरोफाइटा और फियोफाइटा ब्राउन। ओवरऑल शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इनके अलावा कवक के अध्ययन को मैकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल की अभाव होती है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, इसीलिए यह भोजन के रूप में दूसरे पे डिपेंड है। मृत कार्बनिक पदार्थ पे जो है, मृत कार्बनिक पदार्थ को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है तो ये स्वपोषी नहीं हो पाए, खुद का भोजन निर्माण नहीं कर पाता है, डिपेंड है दूसरे के ऊपर। इसीलिए हम कवक को जो है पेड़ मतलब पौधा के श्रेणी में नहीं रखते हैं। लाइकेन पेड़ों की छाल पर, चट्टानों पर, सूखी लकड़ियों पर, चट्टानों इत्यादि जगहों पे पाई जाती है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। लाइकेन में पाए जाने वाली कवकीय भाग को माइकोबायोंट कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। माइकोबायोंट, फोटोबायोंट में अभी आपने देखा कि क्लोरोफिल था लाइकेन में, क्योंकि लाइकेन कोई एक चीज नहीं है, ये 2 चीज के मिश्रण है ना। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये अम्ल परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिटमस पेपर का। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देगा, वहीं पे क्षार
त्योहार जो है जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। मैंने कल या परसों ही बताया था कि भाई जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी OH का सांद्रता घटती जाती है, और 7 वाला चीज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। जैसे शुद्ध जल 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से अधिक होगा तो बेस, और जैसे जैसे आपका pH वैल्यू बढ़ेगा H प्लस की सांद्रण घटता जाएगा, OH माइनस की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्योहार तथा उनसे संबंधित राज्यों के साथ किसका मिलान गलत है? बुमचू महोत्सव सिक्किम में होता है, सागा दावा भी सिक्किम में होता है, सागा दावा बुमचू, है ना। इनके अलावा लोसांग भी सिक्किम की प्रमुख त्योहार है। निशागंधी केरल में बहुत सारे हैं, ओनम है, त्रिशूर पूरम है, बीसू है, मकर बिलक्कू है, अभी आपका अट्टुकल पोंगल है ना। इसके अलावा बेल्लमकली बोट रेसिंग प्रतियोगिता भी केरल के अंदर होती है, कुटियाट्टम है ना, कथकली है, मोहिनी अट्टम है। तो ये सब हो जाएगा सर आपका केरल का। फ्लोट फेस्टिवल ये तमिलनाडु में होता है, सही है फ्लोट फेस्टिवल। चालो लाकू गोवा का मिलान कर दिया है, जो गलत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष देखिए अभी क्रिसमस आके गया है, तो क्रिसमस से संबंधित जानकारी अपने को रखना है। ईसा मसीह के जन्मदिन पे हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। ईस्टर का त्यौहार जो है, ईस्टर का त्यौहार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन, यानी गुड फ्राइडे के जो बाद रविवार आता है उस दिन मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म में शोक का त्यौहार है ना। और जो ईस्टर का त्यौहार है वो ईसाई धर्म में हर्षोल्लास का त्यौहार है, और इस दिन ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जो है पुनर्जीवित वाला स्थिति हुई थी, मतलब पुनर्जीवित हो गए थे, है ना, ईस्टर के दिन, यानी गुड फ्राइडे के तीसरे दिन उनमें जान आ गया था, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए हर्षोल्लास का त्यौहार है ईसाई धर्म में, जबकि जो है आपका गुड फ्राइडे का त्यौहार दुख का त्यौहार है, और क्रिसमस जो है ईसा मसीह के जन्मदिन की त्यौहार है, जो फिक्स है 25 दिसंबर को होती है। अब देखिए जो आपका नवरोज त्यौहार है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो नवरोज त्यौहार ये पारसी धर्म का है, और इसके शुरुआत करने का श्रेय गुलाम वंश के शासक बलबन को दिया जाता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक आपसे बैसाख पोया त्यौहार मैंने पढ़ाया था, बैसाख पोया, ये बैसाख पोया बौद्ध धर्म का त्यौहार है। हेमिस फेस्टिवल भी बौद्ध धर्म का है, लोसांग भी बौद्ध धर्म का है, बुद्ध पूर्णिमा भी बौद्ध धर्म का है। ये सब ध्यान रख लेंगे। ये पोया त्यौहार श्रीलंका के अंदर भी होता है। इनके अलावा चलो लोकू त्यौहार ये नोक्ते जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहारों में आएंगे सोलुंग, मोपिन, सोंगक्रेन, ड्री फेस्टिवल, ये आपतानी जनजाति के द्वारा, इसकी जनजाति पूछा जाता है ड्री फेस्टिवल का, है ना। त्योहार पेंगसो दर्रा, लोसर, न्यूकोम, है ना, नीसी जनजाति के द्वारा न्यूकोम। तो ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश के त्योहार है साहब, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। अरुणाचल प्रदेश के त्योहारों में ये सब जो है आपका एग्जाम में आएगा। इनके अलावा सिक्किम के अन्य त्योहार में आएंगे तो सागा दावा बौद्ध चंद्र कैलेंडर के अनुसार चौथा महीना में मनाया जाता है। इसी त्योहार को सिक्किम में ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल 3 आशीर्वाद एक साथ मिलने वाली त्योहार माना जाता है, जो महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मोक्ष के प्राप्ति को दर्शाता है ना। इन तीनों का पुण्य एक साथ माना जाता है सागा दावा में। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित त्योहार है। बुमचू, लाहो रामफट, लोसंग, बिरमियोक, है ना, पेंग इलाहावसोल, ये सभी के सभी जो है आपके सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार है सर। केरल के प्रमुख त्योहारों में आएंगे निशागंधी, तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। विशु नववर्ष के रूप में, अभी नववर्ष नहीं आएगा, है ना। एक्चुअली नववर्ष जो हिंदुस्तान में आता है अनेक राज्यों में, वो अप्रैल महीने के समय में आता है, ठीक है। इसके अलावा मकर बिलक्कू, ये मकर संक्रांति जो फिक्स है 14-15 जनवरी, तो अभी आने वाला है केरल के अंदर। इसके अलावा अट्टुकल पोंगल, खाली पोंगल रहेगा तो तमिलनाडु में होता है, अट्टुकल पोंगल केरल में होता है। त्रिशूर पूरम, है ना, ओनम के दौरान ही स्नेक बोट रेसिंग प्रतियोगिता होती है। कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य भी यहीं क्या है। तमिलनाडु के प्रमुख त्योहारों में पोतांदू नववर्ष है, और पोंगल जो है मकर संक्रांति पे है। थाई पूसम भगवान मुरुगन की पूजा होती है। नित्यांजलि नृत्य महोत्सव ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर होता है। तो ये कुछ त्योहार। इनके अलावा वर्तमान समय में भारत के पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है ना। पहले गिरिराज सिंह थे, लेकिन नया मंत्रिमंडल जो भी चल रहा है इसमें राजीव रंजन सिंह साहब है, जो जदयू का है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये रहा मनोहर लाल खट्टर, है ना, ये भाजपा से हैं, और ये ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय में मंत्री हैं। HD कुमार गौरास्वामी JDS,
है ना, ये आपका भारतीय उद्योग व स्टील मंत्रालय में मंत्री हैं, है ना, जेडीएस। इसके अलावा पीयूष गोयल भाजपा से हैं, वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान साहब ये शिक्षा मंत्रालय में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी ये आपका एमएसआई मंत्रालय में मंत्री है और ये हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से। इनके पार्टी का नाम ध्यान रखिएगा, जो बहुत छोटकू पार्टी के मिनिस्ट्री में मंत्री हैं उनके पार्टी का नाम भी ध्यान रखना पड़ता है ना। राजीव रंजन सिंह जेडीयू, ये तो थोड़ा बड़ा पार्टी हो गया, पंचायती राज मंत्रालय में मंत्री है। सर्बानंद सोनोवाल ये भाजपा जहाजरानी मंत्रालय। इसके अलावा राम मोहन नायडू ये टीडीपी के हैं, तेलुगु देशम पार्टी के, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मंत्री हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं लोगो, ये 36 का है, सीजीएल मेंस वाली, और ये पैरासीटामोल 500। इनके अलावा अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बॉन्डों की बिक्री से मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ती है। अगर बॉन्डों की बिक्री होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तो मुद्रा आपूर्ति घटती है सर, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोट की आपूर्ति में कमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोट की आपूर्ति में कमी करने से मुद्रास्फीति जो होती है, महंगाई जो होती है उसमें कमी आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के अनुसार हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है। इसमें बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कार्य में जिस दिन हम एनबीएफसी पढ़ाए थे अभी हाल फिलहाल में ही, उस दिन अच्छे से इसको मैंने जो है आपको बताया था कि भाई ये एनबीएफसी है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, एमएफआई मैक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा सभी प्रकार की बैंक, है ना, इन सब को रेगुलेट करते हैं। ये कौन भैया, आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना 1994 में की गई थी। यह मूल स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। अभी जो है आरबीआई के अंदर नए गवर्नर का सिलेक्शन हुआ है, तो ये भी चर्च में रहेंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चर्च नहीं, चर्चा सर, है ना। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, यह सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रशासित अधिनियम है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। इसे वीवीआई कर लेंगे क्योंकि अब ये रिटायर हो चुके हैं और एक जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड इनके नाम है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। मुद्रा आपूर्ति चेन में सबसे अधिक जो लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है बाजार में, ये M1 मुद्रा की होती है। M1 से लेकर M4 तक क्या होता है अच्छे से समझा चुका हूं, अगले क्लास में इसे फिर से मैं शामिल कर लूंगा। तथा M4 की जो लिक्विडिटी होती है वो सबसे कम होती है बाजार के अंदर। 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा साहब को सेलेक्ट किया गया है। देखिए संजय मल्होत्रा साहब से क्या पूछे जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर बनने से पहले संजय मल्होत्रा साहब भारत के किस पोस्ट पे थे, तो आप कहेंगे राजस्व सचिव के पोस्ट पे थे। वीवीआई करके लिख लो, किसी डायरी में लिख लो, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। इसके अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंध और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट जो होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट 2003 में लाया गया था। एक्चुअली लागू नहीं हुआ था 2003 में, बाद में लागू हुआ था। 2003 में सिर्फ एक्ट आई थी, है ना। इसके अलावा इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो मोटो था इस वाले एक्ट को लाने के पीछे, हालांकि अभी तक पूर्णतः अचीव नहीं किया गया है, कि भाई राजकोषीय घाटा को कम करना, भारत में राजकोषीय जो स्थिरता है उसको प्राप्त करना, हासिल करना, इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है भैया। इनके अलावा 2021-22 वित्तीय वर्ष में इनके द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जो आपका बजट घाटा जो है जीडीपी के 6.9% रहा था 21-22 में, तो अगले वित्तीय वर्ष में इसे घटा के 6.4% करेंगे, है ना। एक प्रकार का संशोधन जैसा यहाँ पे 2021-22 में FRBM के अंदर किया गया था। तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन उगाही हो सकती है कि FRBM एक्ट के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बजट घाटा, है ना, जीडीपी के कितने प्रतिशत रखने की लक्ष्य रखी गई थी, तो 6.4% रखने की लक्ष्य रखी गई थी। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन वही आता है, खास करके अगर संसद वगैरह में कोई चीज बात उठ जाती है तो वो क्वेश्चन जरूर आती है आपके एग्जाम में। कुछ बातों को आपको भी समझना होगा, है ना, तभी अंदाजा लगाया जा सकता है और एग्जामिनर की नस को पकड़ा जा सकता है। मैं तो उसी पे काम करता हूँ, है ना। चलिए, उस्ताद रशीद खान किस घराने से संबंधित है। अब रशीद खान नहीं है हमारे बीच, मनमोहन सिंह साहब भी नहीं है अब हमारे बीच। इस साल हमने बहुत जो है जाने माने हस्ती को खोए हैं, जो सभी के सभी बेदाग थे, जैसे जाकिर हुसैन साहब, ये भी नहीं रहे हमारे बीच। इनके अलावा रतन टाटा साहब, है ना, ये भी नहीं रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो
सृष्टि का नियम है। चलिए, उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? रामपुर सहसवा घराने से संबंधित है राशिद खान। इनका गाना मैं कई बार आपको गा के सुनाया हूँ, आओगे जब तुम वो साजना। इनके अलावा उस्ताद इनायत खान हुसैन खान 1849 से 1919 तक में जो है रामपुर सहसवा घराने के संस्थापक रहे थे। उस्ताद राशिद खान इसी घराने से संबंधित थे, रामपुर घराने से। इन्हें 2006 में पद्मश्री और उसी साल इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी भी मिला था, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था उसी साल 2006 में। और 2022 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से VVI पॉइंट 3 चीज बन रहे हैं। एक तो ये किस घराने से हैं उस्ताद राशिद खान साहब, किस पेशे से जुड़े थे, तो बोलेंगे हिंदुस्तानी गायक थे। इनके अलावा इन्हें पद्मश्री कब मिला? 2006 में। संगीत नाटक अकादमी कब मिला? 2006 में। पद्म भूषण कब मिला? तो 2022 में। इतना बात जरूर ध्यान रखिएगा। ग्वालियर घराने के फाउंडर कौन है? उस्ताद हद्दू खान और नत्थू खान। ठीक है, ये ग्वालियर घराने के फाउंडर हैं। इनके फाउंडर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके फाउंडर ही पूछे जाते हैं ज़्यादा। बनारस घराने के संस्थापक कौन है? पंडित राम साहेब। जो भी महाराज वाला आपका आएगा ना सरनेम, है ना, तो लगभग जो है बनारस घराने से ही संबंधित होते हैं, ऐसा मान के चलेंगे। किराना घराना की स्थापना जो है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने किए थे, है ना। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो करीम खान साहब का ज़्यादा योगदान था, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों ही आपके ऑप्शन में रहे, कभी कभी एक दोनों में से एक नाम भी रहेंगे। ठीक है, तो किराना घराना के फाउंडर हो गए। इस घराना के प्रमुख मतलब जो आपके गायक वगैरह होते हैं, कलाकार होते हैं, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बरोदकर, आमिर खान साहब, है ना। ये आमिर खान नहीं भाई, बड़ा आमिर खान, जिसे हंगामा पिक्चर में आपने परेश रावल के मुंह से सुने होंगे। ओहो, आमिर खान साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनके अलावा गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, रोशन आरा, बेगम अख्तर, है ना, ये सभी के सभी इस घराने में आ जाएंगे। प्रभा अत्रे मैडम यहाँ पे नहीं है, जो हमारे बीच नहीं, पिछले साल प्रभा अत्रे मैडम का स्वर्गवास हो गया था। हाँ, यहाँ पे है, प्रभा अत्रे भी है ना। ये आनंद भाटे, एक समा भाटे, रोहिणी भाटे हैं जो कथक नृत्य से संबंधित है, वो भी आपके एग्जाम में काफी आते हैं, समा भाटे, रोहिणी भाटे। इनके अलावा पटियाला घराने के फाउंडर कौन है? बड़े फतेह अली खान है। अन्य कलाकार गुलाम अली खान भी हैं। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन साहब के दामाद हाजी सुजान खान थे, है ना। अन्य कलाकार में विजय किचलू, फैयाज खान, ये भी गायक हैं, लताफत हुसैन, दिनकर काकनी, गिरिजा केलकर, ये सभी के सभी आगरा घराने के जो हैं प्रमुख कलाकारों में से हैं। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक अल्लाउद्दीन खान है। प्रमुख कलाकार मल्लिकार्जुन मंसूर, है ना, ये गायक हैं। केसर भाई किरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति सुडुलकर, पद्मा तवलकर, है ना। ये लास्ट में कर देख रहे हैं, है ना, ये कर देख रहे हैं, ये ज्यादा कर जो है ये जयपुर अतरौली घराने में आते हैं। चलते हैं आगे। इनके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के किसी भी राज्य के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? यह आर्टिकल 141 में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो कानून बन गए तो उनसे नीचे, चाहे वो सिक्किम में हो, असम में हो, या फिर पंजाब में हो, या फिर उत्तर प्रदेश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी हाई कोर्ट या फिर जो भी न्यायालय है उनको मानना ही मानना है, ये बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 से होता है, हाई कोर्ट का गठन 214 से होता है। सर्वोच्च न्यायालय एक है, 1950 में स्थापित हुआ था। आजादी के पहले सबसे पहले 1774 में सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता के फोर्ट विलियम में लगाए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। तो इसको हम भूल जाते हैं फिलहाल, ये एनिशिएंट क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम वर्तमान वाले पे आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फॉन्ड है 1950 में दिल्ली में करवाया गया था। हाई कोर्ट इंडिया में 25 गो है। सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करते हैं, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। रिट मैंने कल या परसों रिट का पूरा जो है बताया था कि किसका मतलब क्या होता है, जिसमें लोगों को, जो लोगों के हित में सबसे ज्यादा है वो कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। जैसे कोई गिरफ्तार वगैरह हो जाते हैं तो सशरीर प्रस्तुत करना पड़ता है ना, किसी भी न्यायिक चीफ के पास। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय है, जबकि आपका हाई कोर्ट जो है 215 के अनुसार रिकॉर्ड न्यायालय होता है। रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है? रिकॉर्ड के तौर पे फैसला को संजोकर सेम उसी स्टाइल में दिए जाते हैं अन्य फैसला, इससे टाइम की वगैरह की भी बचत होती है। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम जजों की संख्या कितनी होती है? 34। वर्तमान समय तक सर्वोच्च न्यायालय में जजों की रिटायरमेंट एज कितना है? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट में रिटायरमेंट एज 62 वर्ष। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। 34 जो है 33+1 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब जो है खन्ना साहब जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश बन गए हैं। 50वें थे DY चंद्रचूड़ साहब, जो अब पद पे नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश है उनके जो ट्रांसफर वगैरह हैं, तबादला वगैरह हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया तो जाता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का परमिशन लगता है। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 74 में करवाया गया था, फोर्ट विलियम परिसर में। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या घटकर कितनी प्रतिशत रह गई है। सबसे पहले दो बात, ये दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसमें संकलन है, ये इसकी आंकड़े के अनुसार, ये आप जो देख रहे हैं आंसर क्वेश्चन है ना। एक होता है हमारे नीति आयोग के अनुसार, है ना, नीति आयोग के अनुसार जो है MPI इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसका सेकेंड वर्जन 2023 में जारी किया गया, और जो पहला वर्जन है ये हमें जारी किया गया था 2021 में। ठीक है, तो ये नीति आयोग वह भी MPI इंडेक्स जारी करता है, और UNDP के सहयोग से अन्य संस्था मिलकर भी जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करते हैं। सबसे पहले ये दो मोटे मोटे बात आपको जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो दोनों एक ही में मत मिला देना। ठीक है, तो ये जो है विश्व वाला है, ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम वाला है। इसके अनुसार 16.4% लोग जो है इंडिया में गरीब है। इनके अलावा दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश UNO के अनुसार ऑफिशियली अभी जो है इंडिया हो गया है, लेकिन अपनी जनगणना के अनुसार अभी भी पूछे तो चाइना ही आंसर मारना है, क्योंकि अपनी जनगणना की रिपोर्ट जो है पूर्णतः, है ना, क्या बोलता है भैया, डिस्क्लोज करना ये नहीं हुआ है। इनके अलावा भारत में गरीबी रेखा से संबंधित तेंदुलकर समिति, लकड़ावारा समिति बताया था, है ना, ये सब गरीबी रेखा से संबंधित समितियां हैं। MPI इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा भी जारी किया जाता है। भारत में MPI इंडेक्स 2023 हाल में ही नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जो 12 आयाम पर आधारित था। इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण गरीबी 14.96% रह गई है, जो बहुत ज्यादा का गैप है, पहले ज्यादा था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से गिरावट हुई है, 32 से घट के 19 हो गई है, और शहरी क्षेत्रों में 9.25 से घट के 5.27 हो गई है। ठीक है, इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, यह सभी कोशिका के कोशिकांग है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम जो है दोनों में पाए जाएंगे, चाहे तो प्रोकैरियोटिक हो चाहे तो यूकैरियोटिक हो, है ना। ये दोनों के दोनों अंदर में दोनों के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि कोशिका के किस कोशिकांग में राइबोसोमल, है ना, पाया जाता है, तो वहां पे आंसर केंद्रक था। ये राइबोसोम है ना, ये आपका प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। बाद बाकी चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सिर्फ यूकैरियोटिक में, लाइसोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक में, और केंद्रक सिर्फ यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। क्रेब्स चक्र जैसे घटना यहीं पे संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अलावा यहाँ DNA पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर है जो कोशिका भित्ति का होना। कोशिका भित्ति ओनली प्लांट सेल में होते हैं, ये कोई भी जो है आपका एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। अगर आप बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में किसके बने होते हैं और यूकैरियोटिक में किसके बने होते हैं, तो यूकैरियोटिक में सेलुलोज के बने होते हैं। मैं फास्ट चलूंगा, सेलुलोज के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने होते हैं। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है ना। इसके अलावा बहुसेक्राइड है। इनके अलावा कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज के बने होते हैं। जो मैंने अभी लिखा वही चीज यहाँ पे लिखित रूप में है। कोशिका भित्ति पादपों में स्ट्रक्चर और मजबूती देने का काम करता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसका क्या काम होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी कोशिका चोट वगैरह लगने से कोई भी कोशिकांग जो है वहां पे खराब हो गया, तो इसे हटाने का, अपघटन करने का काम लाइसोसोम का ही होता है, साफ सफाई वाला काम, है ना, हार्पिक का काम करते। इसके अलावा राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर देना, क्योंकि अब बिना बताए कोई तो लाइक करते नहीं हो। मन में पहले ही इतना भार लेके बैठे हो तो कैसे जो है पढ़ोगे। ठीक है, अरे अच्छा लगा तो लाइक कर दो ना, है ना। चलिए, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतु के विस्तार को फ्लैजिला कशाभिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 65 में 1674 में ल्यूवेन हॉक ने किया था। ये दो जन का नाम आता है, पहले डेड कोशिका या नाम सिर्फ, दूसरे में जीवित कोशिका की बात आती है। DNA जो है केंद्रक के अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है।
थोड़े मात्रा में। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना। जीन को आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई कहते हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो आपके ऑप्शन में डीएनए भी देता है, जीन भी देता है ना, और भी 2 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई इनमें से कौन सा है, तो डीएनए को न टिक करते हुए जीन को टिक करना, ठीक है। सेक्स गुणसूत्र की संख्या 2 होती है। एलोसोम ऑटोसोम्स का नाम सुने होंगे। सेक्स गुणसूत्र को अच्छे से समझा दिया हूँ। सिर्फ मेल में ही डिफरेंट पाए जाते हैं, एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स ही पाए जाते हैं। ये तो कॉमन ही रहते हैं और 22 जोड़ी तो कॉमन ही रहते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये महिला का भी कॉमन रहता है एक्स। अब ये डिपेंड करता है कि ये पुरुष इन दोनों में से कौन सा डोनेट करता है, उस हिसाब से संतान का लिंग निर्धारण होता है। डीएनए का घटक क्या है भाई? डीएनए का साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, है ना। ये आपका डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे थायमिन यूरेसिल में बदल जाता है ना। थायमिन जो है ये यूरेसिल में बदल जाता है आरएनए के अंदर। बाद बाकी और जो नाइट्रोजनी घटक है वो सेम ही है। आरएनए लिखा गया भैया, आरएनए लिख रहे भाई, है ना। ये लो। इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में असमानता दर्शाती है। क्रेब्स चक्र की घटना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। मैट्रिक्स एक लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। अभी 2-4 दिन पहले ही क्लास आपको पूरा अटेंड करना है ना। जो भी हम क्लास पढ़ाते हैं बहुत लिमिट पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भर दिन में 5 क्लास पढ़ाते हैं यार। सप्ताह में 2 से 3 वीडियो आराम से देख सकते हो, है ना। अब ये रोज आएंगे, है ना, तो इसको देखना है आपको। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 3 गो। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 प्रमुख अंग कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे उच्च अधिकारी कौन होंगे? जरा मन में सोचिएगा। न्यायपालिका में सबसे उच्च अधिकारी कौन होंगे? सबसे उच्च अधिकारी, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं। इनके अलावा न्यायपालिका, इसका प्रमुख कर्तव्य संविधान में लिखे कानून का पालन करना और करवाना है। यदि किसी भी कारण से कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करने का भी अधिकार है। इनके अलावा कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का सहायता या सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिपरिषद होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, यानी केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन नाम मात्र का होता है और सभी उपभोग है, सभी जो चीजें होती हैं वो प्रधानमंत्री के माध्यम से होती है। इसीलिए केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री को माना जाता है। विधायिका, भारत संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। राज्य में जो विधानमंडल होते हैं वहां भी 2 सदन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 सदन हो ही, क्योंकि इंडिया में मात्र 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे द्विसदनी विधायिका है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इनके अलावा भारत के संसद किससे मिलकर बने होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ये आर्टिकल 50 में डीपीएसपी के अंदर समझाया गया है। केशवानंदी भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की पीठ ने स्पष्ट किया था कि भारत में संसद नहीं संविधान सर्वोच्च होगा। ये केशवानंद भारती बाद में इस प्रकार की बात कही गई है। केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन यहाँ भी दोनों में वास्तविक शब्द लगा दिया जाए, यानी इम्फेसाइज कर दिया जाए, जोर डाला जाए, है ना, कि ओरिजिनल में कौन है, तो केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम आंसर करना है। इनके अलावा वर्तमान में कौन सा भारतीय सुरंग दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर, है ना, सबसे अधिक ऊंचाई पर लंबी स्थित दोहरी लाइन वाली सुरंग है, डबल ट्यूब सुरंग है? तो ये है आपका सेला टनल। सेना टनल जो है कहाँ पे है? बीआरओ द्वारा निर्मित है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। किसके द्वारा करवाया गया था? जेएल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। सेला टनल का उद्घाटन मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह असम तथा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क पर बनाई गई है। दुनिया की सबसे अधिक लंबी सिंगल ट्यूब सड़क राजमार्ग है आपका अटल टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह अटल सुरंग जो है आपका हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में स्थित है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ये पॉइंट पार्टिकुलर भी आए हैं और कई दफा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो अटल सुरंग है, माफ कीजिएगा, अटल सुरंग, सही बात है जी, अटल सेतु अलग है। अटल सुरंग जो है वो कहां से कहां को जोड़ते हैं? तो मनाली से लाहौल स्पीति को। अटल जो सेतु है ना वो उसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया था, जो बंबई में अरब सागर के ऊपर स्थित है और सिवड़ी से उरन तालुका को जोड़ते हैं। उरन उल्वे बंबई में एक जगह है, नए जो है वहां पे डेवलप हो रहा है चीज, है ना, तो वहां से जोड़ अरब सागर पर स्थित जो है सिवड़ी से उरन तक जाती है, उसे अटल सेतु कहते हैं,
जो इंडिया में सबसे लंबी सेतु है 21 किलोमीटर का, है ना। और ये है अटल टनल जो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पास है। हाल में ही इनका नाम भी बदल गया है, रोहतांग दर्रा का अटल सुरंग, है ना। हाल में ही लद्दाख के कारगिल में सिंकुला सुरंग परियोजना पर कार्य चल रही है। अगर ये बन जाएगा तो ये दुनिया की सबसे ऊंचा जो है आपका सुरंग वाला होगा, है ना। इनके अलावा भारत में सबसे लंबी ब्रिज अटल सेतु जो अरब सागर पे है, इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। उद्घाटन 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। भारत में नदी पर स्थित सबसे बड़ी ब्रिज एज इट इज भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे जो है आप ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं, ये अपने पद पे बने हुए हैं क्योंकि नदी लगा के जो है इस चीज़ पे बना दिया। अगर यहाँ पे नदी काट दूँ कि नदी पर स्थित काट दूँ और तब लिखूँ कि भारत पर सबसे लंबी ब्रिज भारत में, तो फिर अटल सेतु हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग एक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग NH-44 हो जाएगा। जलमार्ग एक है सबसे लंबा जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है और ये गंगा नदी प्रणाली में स्थित है। और दो जो है वो धुबरी से सादिया को जोड़ते हैं और वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है। भारत की सबसे लंबी NH-44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करती है। भारत की सबसे लंबी रेलखंड डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जिसके पाथ में विवेक एक्सप्रेस आपका पड़ता है ना। और ये आपका जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस। सबसे ज़्यादा रेलगाड़ी का जो संचालन होता है यानी पटरियों का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में है इंडिया के अंदर। इस अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? 2024 की बात है ये। तो ये नई दिल्ली में हुआ है जुलाई महीने में। ध्यान रखेंगे पहली बार इसकी बैठक कर रहे हैं, आपके एग्जाम में आएगी ये चीज़, ठीक है। VVI कर ही लो भाई, है ना, कर लो VVI कर लो। G20 पूछा जा सकता है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। जुलाई 2024 में यूनेस्को का बैठक दिल्ली में संपन्न करवाया गया था। इसी बैठक में असम के मोईदाम जो आपका अहोम राजवंश के दफनाने वाला जो है वो जगह है, इनको यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट में भारत के 43वें साइट के रूप में जो है ऐड कर लिया गया। इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा साल 2021 में रामप्पा मंदिर को और धौलावीरा को यूनेस्को में धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया था। रामप्पा मंदिर आपका तेलंगाना में है और धौलावीरा आपका गुजरात में है। धौलावीरा के बारे में हमने क्या बताया था सर कि धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा कालीन साइट है जो 3 भागों में विभक्त है, दुर्ग, निचली भाग और मध्य भाग। इनके अलावा जो आपका धौलावीरा है यहाँ पे प्लेग्राउंड का साक्ष्य मिला था। ये एकमात्र हड़प्पा कालीन साक्ष्य स्थल है जहाँ पे प्लेग्राउंड खेल की मैदान मिले थे, ये भी ध्यान रखना है। इनके अलावा दिसंबर 2023 में गुजरात के जो गरबा नृत्य है ना, जो आपका गरबा नृत्य है गुजरात का, इसे यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के कौन से कल्चर को सबसे पहले अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर यूनेस्को ने अपनाया था, तो आप कहेंगे 2008 में 3 चीज को अपनाया गया था, जिसमें सबसे पहले कुटियाट्टम केरल, है ना, वैदिक जप की परंपरा और रामलीला का प्रदर्शन। ये तीनों को 2008 में जो है यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अपनाया गया था। 2023 में शांति निकेतन 41वें साइट के रूप में और 42वें साइट के रूप में जो है होयसल मंदिर समूह को जो है भारत के तरफ से यूनेस्को में धरोहर बना। इनके अलावा यूनेस्को ने साहित्य का शहर जो है घोषित किया है, कोझिकोड को VVI कर लेंगे, ये क्वेश्चन ढूंढता रहता है। इसके अलावा साल 2024 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहाँ मनाया गया? तो सिरपुर झील में मनाया गया। और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश इंदौर में है। इसे ध्यान रखेंगे, सिरपुर झील कहाँ पे है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्द्र भूमि डे सेलिब्रेट किया गया था। कोझिकोड भी याद रखिएगा, यूनेस्को ने इसे साहित्यिक शहर का दर्जा दिया है। बनारस को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा इससे पहले दे चुके हैं यूनेस्को, ठीक है। अगला है सुलहिम कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ महिला से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ पुरुष से संबंधित है। उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। कार्बिलोन कप टेबल टेनिस महिला से संबंधित है। वहीं पे स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है। मतलब कुछ ऐसे फेमस कप है जो सिर्फ महिला खेलती है, सिर्फ पुरुष खेलती है, ठीक है। डेविस कप टेनिस पुरुष से संबंधित है। डेविस कप बैटमैन कप टेनिस महिला से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट फील्ड हॉकी से
से पुरुष से संबंधित है ना। यूनेस्को कप, थॉमस कप, सुदरीमन कप, ये सभी के सभी बैडमिंटन से संबंधित है। आई होप मजा आ रहा है सर। चलिए शुरू करता मतलब आगे बढ़ते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुलजार मुख्य रूप से किस लैंग्वेज के कवि है? तो उर्दू के हैं। गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा साहब को आप जानते होंगे, चश्मा उतारने का अजीब स्टाइल है, बढ़िया स्टाइल है, बहुत पसंद है मुझे। इनके अलावा किरण कुमार एक पहले विलेन का रोल करते थे, धड़कन पिक्चर में, शायद आपने देखा भी होगा। उनका भी चश्मा निकालने का जो स्टाइल है ना, खतरनाक है ना। इनके अलावा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य जो एक संस्कृत के विद्वान हैं, तथा गुलजार जो हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ गीतकार, उर्दू भाषा में कविता लेखन के कार्य, इन दोनों को दिया गया है। गुलजार को 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए प्राप्त हुआ था। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। 2004 में पद्म भूषण भी दिया गया था गुलजार साहब को। इनके अलावा इनका ओरिजिनल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे जो कोंकणी भाषा के राइटर हैं, उन्हें प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। यह पुरस्कार पहली बार 1965 में वितरित किए गए थे। मलयाली भाषा के लिए शंकर कुरूप साहब को यह पहला पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी, प्रथम श्रुति पत्र जो बांग्ला भाषा की जो है लेख थी, उनके लिए इन्हें प्रदान किया गया था। प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अगर हिंदी भाषा की बात करेंगे तो। 33वां व्यास सम्मान हिंदी भाषा में पुष्पा भारती को, पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना। इनके अलावा 32वां व्यास सम्मान चतुर्वेदी को दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी साहब को। इनके अलावा पुष्पा भारती कौन है मैंने पहले ही बता चुके हैं, धर्मवीर भारती साहब से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा में संजीव को, अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को दिया गया है, और उर्दू भाषा में है ना आपका सादिका नवाब को दिया गया है। अब देखिए 2024 के लिए भी जो ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी घोषणा हो चुकी है। 2024 के लिए हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया है, और अंग्रेजी भाषा के लिए स्टीरिन कीरे को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तिलचट्टा किस संघ से संबंधित प्राणी है? देखिए जो आपका ये वाला जो प्राइज है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 24 भाषा में दिए जाते हैं, 22 प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, तो ये आपका 24 भाषा में दिया जाता है। तिलचट्टा किस संघ के प्राणी हैं? तो अर्थोपोडा कुल के प्राणी हैं आपके तिलचट्टा। अधिकांश कीट पतंग जैसे चींटी, मच्छर, मक्खी, है ना, ये इसके अलावा तितली वगैरह भी यहाँ लिख लेना, केकड़ा, बिच्छू, मकड़ी, तितली, ये सभी अर्थोपोडा संघ में आ जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि जंतु जगत की सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा होता है, ठीक है। अर्थोपोडा जंतु जगत का, पादप जगत की सबसे बड़ी समूह थाइलोफाइटा, लेकिन सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह का पूछता है तो भी आपका थाइलोफाइटा ही होता है, ठीक है मेरे भाई। थाइलोफाइटा सजीव ओवरऑल कहेगा तो सबसे बड़ा, जंतु जगत की खाली कहेगा सबसे बड़ा तो अर्थोपोडा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा थाइलोफाइटा में बताया था क्या क्या कवक भी आ जाते हैं, शैवाल भी आ जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। मोलस्का में बताया क्या इनके ऊपर एक शरीर में कवच रहता है जो बाहरी आघात से इसकी रक्षा करते हैं, जैसे घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस। इनके अलावा टीनिया, पिलेनेरिया इत्यादि चपटा कृमि होता है जो प्लेमेंसिस के अंतर्गत आती है। एनेलिडा जिसके शरीर ट्यूब के जैसा होता है, जैसे जोंक हो गया, लीच हो गया, केचुआ हो गया, ये सब क्या है एनेलिडा फाइलम के प्राणी होते हैं। केचुआ किससे सांस लेता है? कल मैंने एनसीईआरटी जो आपका 100 के करीब ऑनलाइनर कराया था खाली विज्ञान का, उसमें बताया था। तो केचुआ आपके त्वचा से सांस लेते हैं, इसमें कोई अंग नहीं होते हैं। वर्मी कंपोस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसान का मित्र इसे कहा जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। प्रमुख कुषाण वंश की प्रमुख प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण वंश की प्रमुख प्रथम राजधानी जो है, फर्स्ट कैपिटल जो है पुरुषपुर या पेशावर था, है ना, पुरुषपुर या पेशावर जो पाकिस्तान के अंदर है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कफडीसेस थे, है ना। इनकी प्रारंभिक राजधानी पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा था, ठीक है। हर्षवर्धन का इनिशियल जो कैपिटल है वो थानेश्वर था, सेकेंडरी कैपिटल कन्नौज था, कन्नौज इत्र, है ना। कन्नौज के मामले पे ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य वंश तथा गुप्त वंश की राजधानी कहाँ पे हुआ करता था? पाटलिपुत्रा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, जबकि वास्तविक फाउंडर चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं, जबकि श्रीगुप्त इनके फाउंडर हैं। और मौर्य वंश के फाउंडर जो है चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, दोनों में नाम कॉमन है, खाली बस टाइटल अलग अलग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी माणिक्येत थी, ऊपर से अपना पहला क्वेश्चन। चोल वंश की राजधानी तंजावुर, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग युद्ध अशोक के साथ हुआ था, मौर्य सम्राट लड़े थे 261 बीसी में, और ये मौर्य सम्राट का 5वां प्रांत बना था आपका कलिंग। इससे पहले मौर्य प्रांत 4 प्रांतों में बटे हुए करते थे। विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश, संगम, सुलुबा, तुलुबा, अरबिदु। संगम काल के 3 प्रमुख वंश कौन कौन से हैं? चोल, चेर और पांड्या। इनके राजकीय चिन्ह मैंने पूछा था, बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया है। एक मौर्य साहब है, वो तो मेरा पॉपुलर बनता जा रहा है, ये जवाब लिखने के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। चलते हैं आगे। शीतकालीन ओलंपिक 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फ्रांस में होगा। देखिए शीतकालीन, सबसे पहले ओलंपिक की 4 कैडर मोटे मोटे तौर पे, ग्रीष्मकालीन पैरा, है ना, शीतकालीन पैरा, तो ये 4 को पकड़ लीजिएगा। सभी में 4-4 वर्ष की गैप होती है, सब जो है 4-4 वर्ष पे कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ से भी एग्जामिनर एक बार क्वेश्चन बना दिया कि जनरली साधारण अवस्था में, है ना, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो आपका आंसर होगा 2 वर्ष। ये कैसे होता है सर? 2024 में अभी आपने पेरिस ओलंपिक देखा था, ठीक है, और 2026 में आपका शीतकालीन ओलंपिक होगा, तो कितने साल का गैप हुआ? 2 साल। ऐसा नहीं है कि शीतकालीन ओलंपिक 2 साल पे होता है, लेकिन इन दोनों में जनरली 2 साल का गैप देखे जाते हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा 2026 में आपका शीतकालीन ओलंपिक जो है इटली के मिलान में होंगे, और 2022 में चीन में कराए गए थे। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 फ्रांस से हुआ था, और जो मेन ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन वो 1896 एथेंस से हुआ था। हालांकि इसकी हिस्ट्री और पुराने हैं। जो प्राचीन कालीन ओलंपिक है वो 776 बीसी में ही चलाया गया था, बीच में जो है स्थगित किए गए थे, और आधुनिक फॉर्म सिरे से 1896 एथेंस से पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान टोक्यो में करवाए गए थे, जहां पे भारत को 7 पदक मिले थे। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में करवाए गए, जहां भारत को 6 पदक मिले हैं। ठीक है। इनके अलावा 2028 के ओलंपिक जो है ये लॉस एंजिलस में होगी, और 2032 का ओलंपिक जो है ये आपका ब्रिस्बेन में होगी। 36 का ओलंपिक भारत में होना है, लेकिन ये पूर्णतः अभी इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पदक बहुत कम मिला है, तो इस लहजे से देखा जाए तो नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी अभी ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे कोई रिपोर्ट अभी शायद नहीं आई है। 2031 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश में होगी। T20 अंडर-19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 मलेशिया में होगी। पहला ये सेकेंड एडिशन होगा। पहला एडिशन कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में हुआ था 2022 के अंदर, वहां पे विजेता भारत बने थे, और उप विजेता बने थे आपका इंग्लैंड बने थे। ठीक है भैया। इसके अलावा अंडर-19 T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 या साउथ अफ्रीका में हुआ, जहां विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत रहा था। अंडर-19 जो बच्चे को समझ में नहीं आता है, इसमें 19 साल से जो है कम के खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। कई मामलों में अपवाद भी देखा जाता है, लेकिन जनरली। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 जो पुरुष का मेन वाला होता है, ये आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में कराए गए, जहां विजेता भारत रहे, सूर्य कुमार यादव के कैच वाला, और साउथ अफ्रीका उप विजेता रहे। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 पहले बांग्लादेश में होने वाला था, फिर संयुक्त अरब अमीरात में कराए गए, विजेता रहे न्यूजीलैंड। यहाँ पे नहीं लिख पाए, ठीक है, न्यूजीलैंड लिख लीजिएगा, NZ लिख देते हैं, इसे कीवी भी कहते हैं, रेलवे क्वेश्चन पूछता है ना। तो भैया ये जो है न्यूजीलैंड, उप विजेता रहे साउथ अफ्रीका। इनके अलावा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कराया गया, है ना। 2027 में यह प्रतियोगिता ब्राजील के अंदर होगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ। 2026 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की पहली बार जो है महिलाएं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है पहली बार महिलाएं कब पार्टिसिपेट की? तो आप कहेंगे 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक से। उसी साल भारत भी एंट्री करना स्टार्ट किया था। इनके अलावा ओलंपिक रिंग को 1913 ईस्वी में सार्वजनिक किया गया था। ओलंपिक मसाल रिले की शुरुआत 1936 बर्लिन ओलंपिक से हुई थी, जबकि ओलंपिक में मसाल की प्रथा 1928 से स्टार्ट हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का आंसर भी अलग अलग है। अगर मसाल रिले की बात करेंगे तो 36 बर्लिन जर्मनी से हुआ था, और
अगर आपने खाली मसाल की प्रथा की बात की है तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था, जहां पे भारत को पहली बार गोल्ड मेडल मिला था हॉकी खेल के अंदर 1928 में, है ना, जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में। अगला है उत्तरी सरकार, मालाबार, कोंकण और कोरोमंडल भारत में प्रचलित तटों के नाम है। इनमें से कौन से तट अरब सागर के संपर्क में पूर्ण रूप से नहीं है? देखिए ये इमेज मैंने कई बार आपको दिखाया है, तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल आंसर हो जाएगा। पहले इधर आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा आपकी वो इमेज जिसके मैं एक ही इमेज रखता हूँ, एक जैसे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो, है ना। देखिए ये आपका तट है काठियावाड़ी तट, ये गुजरात से दमन तक के बीच में आप काठियावाड़ी तट है। कभी कभी ये वाले पोर्शन भी पूछे जाते हैं कि ये अमुक तट का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। कोंकण तट है दमन से गोवा के बीच, आप यहाँ देखिए कोंकण तट है। गोवा से कर्नाटक केनरा तट कहते हैं और कर्नाटक से केरल को मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तमिलनाडु है ये बिल्कुल भी शेप पे है, इधर से अरब सागर और इधर से बंगाल खाड़ी, इसके बीच में तमिलनाडु मतलब भी शेप में पड़ जाता है, ऐसा यहाँ पे पड़ जाता है। इनके अलावा यहाँ पे इस साइड में आएंगे तो कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तट है और ये डेल्टाई क्षेत्र है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपका पूछा है कि कौन सा अरब सागर के टच में नहीं है, तो जो केनरा तट है, जो आपका मालाबार तट है, जो कोंकण तट है, जो काठियावाड़ तट है, ये तो है संपर्क में, लेकिन उत्तरी सरकार और कोरोमंडल ये तो पूर्व दिशा में है, ये बंगाल के खाड़ी के संपर्क में रहेगा। अरब सागर के समीप पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं और पश्चिम से पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो है कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, और भी हैं मालप्रभा, घाट प्रभा, जिसमें सबसे बड़ी हो जाएगी गोदावरी, दूसरे स्थान पे कृष्णा और तीसरे स्थान पे हो जाएगी आपका महानदी होगा। एक्चुअली यहाँ पे महानदी नहीं लिख पाए, ठीक है ना। महानदी हालांकि पश्चिमी घाट से नहीं निकलता है, महानदी आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास से निकलता है, छत्तीसगढ़ से निकलता है, ठीक है भाई, है ना। तो महानदी के बारे में तीसरा क्रम इसलिए बता दिया, मुंह से निकल गया, कि वो पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे लंबी नदी होगी। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी होगी, दूसरे स्थान पे कृष्णा होगा और तीसरे स्थान पे आपका महानदी होगा। कि भाई प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदियों का क्रम क्या है, तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी। लेकिन महानदी यहाँ से नहीं निकल के छत्तीसगढ़ से निकलती है। बंगाल की खाड़ी के समीप पूर्वी घाटी है। पूर्वी घाटी की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में बहुत कम होता है। पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी जिंदगराह, आप नाम याद रखिए, पहले महेंद्रगिरी याद रखते थे। ये अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है, पहले महेंद्रगिरी उड़ीसा को आंसर लगा देते थे, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है, तमिलनाडु। इनके अलावा ये रहा आपकी, ये तो देख ही लिए इमेज। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? संतोष मिश्रा तबला, मीनाती मिश्रा ओडिसी, सत्यदेव पवार वायलिन और एक और है भवानी शंकर पखावज। तो भगवानी शंकर पखावज सही है, सत्यदेव पवार भी सही है, मीनाती मिश्रा ओडिसी भी सही। संतोष मिश्रा तबला जो है ये गलत हो जाएगा। संतोष मिश्रा का संबंध सारंगी वादन से है, सारंगी बजाते हैं। अन्य सभी ऑप्शन का मिलान सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, अप्पा जलगांवकर हारमोनियम बजाते हैं और पंडित शिव कुमार शर्मा से राहुल शर्मा याद रखिएगा, ये भी बजाते हैं क्या, संतूर ही बजाते हैं। टी.एच. विनायक घाटम प्ले करते हैं, शेख चिन्ना मौला नादमसुरम प्ले करते हैं, टी.आर. महालिंगम बांसुरी प्ले करते हैं, है ना, तोताराम पखावज प्ले करते हैं, चिट्टी बाबू बीना बजाते हैं, रईस खान सितार बजाते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाते हैं, तीजन बाई, झारू राम देवांगन और रितु वर्मा उषा बारले, है ना। और ये आपका जो है क्या नाम है इनका, पंडवानी से संबंधित है ना। तीजन बाई, झारू राम देवांगन, रितु वर्मा, ये सभी जो है पंडवानी से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है, अलका ठाकुर बांसुरी से संबंधित है, अवन मिस्त्री तबला से संबंधित है ना। सीएम सुब्रमण्यम घाटम प्ले करते हैं। और नीचे जो है आपके टॉपिक वाइज वाली जो है यहाँ पेपर कट है, जो आपको टुडे एग्जाम टॉपिक वाइज भी प्रोवाइड कराता है, किसी भी कंटेंट के अलावा जो आपको साथ में फ्री दिया जाता है। तो यहाँ से जो है आप और पढ़ लेंगे, है ना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। किसे खरीदना है किसे नहीं खरीदना है हम बता दिए हैं। जिन्होंने S30 लिया होगा वो कतई ना खरीदिएगा, है ना, वो नहीं खरीदिएगा, सिर्फ वीडियो देखिएगा, रिफ्रेश रहिएगा, ठीक है। जो S30 नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्लोज करते हैं आज का क्लास। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।